सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। 20 दिन बचे हैं, आपका प्रीलिम्स पास आ चुका है और इस 20 दिनों में मेरी एक बात याद रखिएगा, हर वो बच्चा जो अपने इमोशंस पे काबू कर लेगा वो चांसेस हैं कि शायद इस जर्नी को क्रॉस कर ले जाएगा। लेकिन उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी इमोशंस, अपनी एंजाइटी के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो कर पाएगा एंड टाइम का जो मैनेजमेंट है वो भी बिल्कुल नहीं कर पाएगा और वो इस रेस से बाहर हो जाएगा। इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि इस अगले 20 दिन को आप सही तरीके से मैनेज करें और उसके लिए मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। बात क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी इस फेज़ में था, मैं भी फ्रस्ट्रेट होता था, मैं भी परेशान होता था, मुझे नहीं समझ में आता था मैं क्या करूं, कई सारी किताबें खोल लेता था। तो ये तो है कि मैं भी इस जर्नी से गुजरा हूं, तो मुझे इतना तो पता है कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। मैं भी एक टाइम पे वैसे ही फील करता था, लेकिन उस टाइम पे मैंने कुछ चीज़ें की थी जिसने मुझे हेल्प किया था इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एंड वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। याद रखिएगा, यूपीएससी केवल एक एग्जामिनेशन नहीं है, यूपीएससी उससे बढ़कर है। यूपीएससी आपको जज नहीं करता खाली कि आप एकेडमिकली कितने स्ट्रांग हैं, यूपीएससी आपको इस बेसिस पे भी जज करता है कि आप इमोशनली, मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, क्योंकि उसके बिना आपका एकेडमिक्स कहीं ना कहीं धरा का धरा रह सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना एकेडमिक्स कितने अच्छे से कर रहे हैं ये तो सही है, लेकिन आप मेंटली किस आने वाले 20 दिनों को किस तरह से हैंडल करते हैं ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़, इस टाइम पे मुझे पता है ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, आप अपने परफॉर्मेंस गैप के चलते परेशान होंगे। मैं भी होता था, मुझे भी लगता था यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, उसके तो 20 नंबर आ गए, उसके तो मेरे से 20 नंबर ज़्यादा आ गए, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके जैसे कितने लाखों बच्चे होंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा। आप इमेजिन करके देखो, जब आप, आपका फ्रेंड और आपका एक और फ्रेंड, आप तीनों एक ही पेपर दे रहे हों, आपके फ्रेंड का 85 आ रहा हो और जैसे मेरा था, मेरा 21-23 के आसपास आ रहा हो, तो मुझे कैसा फील होता होगा? मुझे लगता था शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बट मैं करता रहा। वो जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने छोड़ दिया, उनको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ गया एंड उन्होंने छोड़ दिया। प्रीलिम्स पहला हम तीनों में सिर्फ मैंने क्वालिफाई किया, उन दोनों ने नहीं क्वालिफाई किया। तो जो ये मेंटल लोड है ना, जो आप इस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो कि आपके कोचिंग के नोट्स कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या फिर आपने जो टेस्ट पेपर दिया उसमें क्या मार्क्स आ रहे हैं, इस चीज़ को दिमाग से हटा दीजिए। यूपीएससी केवल ये नहीं देखता है कि आपको कितना आता है, वो ये भी देखता है कि आप कितना कैरी करके लेके जा पाते हैं। सो ये चीज़ हटा दीजिए। दूसरी बात, आई नो इस टाइम पे आप ये गलती कर रहे होंगे कि आप कई सारे बच्चों से डिस्कस कर रहे होंगे, भाई तेरा हुआ, यार तुम्हारा हुआ क्या। और उस चीज़ में क्या होता है ना, हम अपने ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर लेते हैं। मैं भी करता था स्टार्टिंग में, बट बाद में मुझे समझ में आया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं हमेशा रेगुलर बेसिस पे यही डिस्कस करूंगा कि भाई तेरा हुआ कि नहीं हुआ, उसका हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरा कब होगा? मैं जो टाइम उस चीज़ में डिस्कस करने में वेस्ट कर रहा हूँ, उस चीज़ के ऊपर मैं टाइम वेस्ट करने की जगह मैं अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे लूँ। जैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जो यूपीएससी प्रीलिम्स वाला ग्रुप है, उसमें अभी आज की घटना है कि एक बच्चा है कि वो बार बार ही इज एक्चुअली क्रिएटिंग द रूमर कि एग्जाम टल जाएगा, क्योंकि ही हैव ऑलरेडी गिवन अप। कहीं ना कहीं हम भी शायद ऐसी न्यूज़ ढूंढ रहे हैं कि कोई तो बोल दे एग्जाम टल जाएगा। यूपीएससी जल्दी एग्जाम नहीं टालता अनलेस एंड अनटिल इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। यूपीएससी का एग्जाम टालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ओनली इन द एक्सेप्शनल सिचुएशंस ओनली यूपीएससी एग्जाम टालता है। सो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जाम टलेगा। सो उस चीज़ को, एक जो मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस चीज़ से बचने के लिए लोगों से डिस्कशन करना भी बंद कर दीजिए कि यार भाई तुम्हारा हुआ, उसका हुआ चाहे नहीं हुआ, आपका रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, ये आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। तीसरी चीज़, आई नो अनसर्टेनिटी हो रही होगी, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप वो स्टेप्स ले लेंगे तो ये जो एंजाइटी लेवल है ना अनसर्टेनिटी के चलते, तो फिर
आप इस चीज़ को कंट्रोल कर ले जाएंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यू आर द फिल्म डायरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। जब हमें क्यों होती है फ्रस्ट्रेशन, समझने की कोशिश करना। आप सोच के देखना, जब आप खुश होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, आप हंस रहे होते हो, आप में बहुत एनर्जी होती है, आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, आप अच्छा खाने का मन करता है, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हो। और जब आप दुखी होते हो तो क्या करते हो, आपके कंधे झुके होते हैं, आपका खाना खाने का मन नहीं करता, आप टेंशन में होते हो। ये कुछ कुछ ऐसा ही तो है कि जैसे जो मूवी होती है ना, उसमें जब बैड सीन्स आते हैं, बुरे वाले सीन आते हैं, तो देखा है कैसे रोने वाले म्यूजिक चल रहा होता है, और जब एकदम मोटिवेशन वाला होता है तो कैसा म्यूजिक चल रहा होता है। आपकी लाइफ के साथ आप भी तो यही कर रहे हो। आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी एंजाइटी कम हो जाए? कहीं आपकी सारी एक्टिविटी इसके अराउंड तो नहीं है कि आप अपनी एंजाइटी बढ़ाने में लगे हो। मैं भी करता था, मेरे से भी ये गलती होती थी स्टार्टिंग में। तो ये चेक कीजिएगा कि आपकी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसके चलते आपकी एंजाइटी बढ़ रही है। मत करिए, रोक दीजिए। मैंने रोका था एंड फाइनली आई गॉट इनटू दिस। एक चीज और, इस टाइम पे दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स। आपको अपने जो गोल्स हैं वो सही वाले स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों के अंदर एक टेंडेंसी होती है, लास्ट टाइम होता है तो वो सब कुछ लिख लेते हैं अपने टारगेट में, नहीं कर पाएंगे। मैंने भी स्टार्टिंग में किया था और गलती की थी एंड मैं मुंह की खाया था। ये होता है। मैंने डिसाइड कर लिया कि आज तो मैं ये भी कंप्लीट कर लूंगा, ये भी कंप्लीट कर लूंगा, ये भी कंप्लीट कर लूंगा, नहीं होता है। 3 से 4 टारगेट बनाइए, चैप्टर्स डिसाइड कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, टाइम बच जाए तो कुछ और कर लीजिए। आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस होगी, एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होगा। उसकी जगह आपने लिख लिया कि आज तो पूरा पॉलिटी और एनवायरनमेंट खत्म कर लेंगे और आपने कवर भी नहीं किया, तो आपको एंजाइटी होगी कि यार मैंने टारगेट लिया था, कंप्लीट नहीं किया। आपका जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ से घट के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे टारगेट सेट ही ऐसे करने जो मैं पूरे कर पाऊंगा, तो ऐसे केस में आपका जो एनर्जी लेवल है यहाँ से बढ़कर यहाँ पे पहुँच जाएगा। मैं हमेशा मेरे जो टारगेट्स थे वो डुएबल बनाता था। अनडुएबल टारगेट्स को बनाना और फिर लिख देना कि मैं तो इसको कर ही नहीं सकता इज़ नेवर एडवाइजेबल, क्योंकि वो आपका मेंटल एनर्जी तो डिग्रेड करता ही करता है, आपकी परफॉर्मेंस को भी हैम्पर कर देता है। तो डोंट डू दैट, क्योंकि नहीं कर पाएंगे। आप अपने हिसाब से देखिए, डोंट डिपेंड अपॉन कि कोई क्या कह रहा है। आप देखिए कि आप इसमें से कितना कर सकते हैं। दूसरी बात, पर डे बेसिस पे ना एक सब्जेक्ट मत उठा के पढ़ो, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है और एग्जामिनेशन वाले टाइम पे कई सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ हैंडल करने हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स इनफैक्ट एक साथ हैंडल करने हैं। तो इट्स बेटर कि आप एक क्लब रिवीजन करें। उसके चलते क्या फ़ायदा होता है, मोनोटोनी वाली चीज़ नहीं आती। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, आज हम पूरा हिस्ट्री पढ़ डालेंगे, नहीं, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा पॉलिटी, थोड़ा सा इकोनॉमी अगर आप कर लेते हैं 3-3 घंटे का, तो 3 घंटे भी एक अच्छा टाइम है। लेकिन आपका चूंकि सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। दूसरी बात, अपने आप का ना अब जो बचे हुए दिन है, हर सैटरडे प्रोग्रेस अपनी रिव्यू करो कि आप कहाँ तक आपने कवर कर लिया, कितना बचा है, कितना करना है। तो उसके लिए एक प्लान डिसाइड करते जाइए एंड कीप ऑन डूइंग इट एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। तीसरी चीज़, इस टाइम पे एक चीज़ ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो जो ये मेजर सब्जेक्ट्स है लाइक पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो मैं सही बताऊं यूपीएससी क्या पूछता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि वॉच द मैराथन। हम मैराथन वीडियोज ला रहे हैं। आपका जो एंशिएंट इंडिया है सिर्फ 4 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया का आने वाला है। आर्ट एंड कल्चर भी जो है आपका 3 से 4 घंटे में कवर हो जाएगा। तो लाइक अगर आप 12 से 14 घंटे दे देंगे ना तो आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। आप वहीं से वीडियो देख लीजिएगा इस चैनल पे। पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे वो सवाल आपको पता है पूछते हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रीएम्बल हो गया, डीपीएसपी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। तो जो जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं ना उन टॉपिक्स को पहले कर लीजिए। अब जैसे कि इकोनॉमी ले लीजिए। इकोनॉमी में हमें पता है कि फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी से वो ज़्यादा सवाल पूछते हैं, तो हम पहले वो कर लेंगे, बाद में सोचेंगे कि बचा हुआ हमें दूसरे टॉपिक्स पिलर्स करने हैं कि नहीं करने। सेम वे इन्वायरमेंट में हम देख लेते हैं कि कहाँ से ज़्यादा टॉपिक्स, कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछते हैं। सेम अप्लाइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे मुझे पता है बायोटेक्नोलॉजी से वो सवाल पूछते हैं, मुझे पता है वो स्पेस से पूछते हैं, कंप्यूटर एंड IT से पूछते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स को पहले कर लूँगा। सेम वे इन द ज्योग्राफी, फिजिकल से ज़्यादा सवाल पूछते हैं। इवन 11th क्लास वाली फिजिकल ज्योग्राफी से कई सवाल आते हैं और हर साल आते हैं, तो मैं वो चैप्टर पहले कर लूँगा। पूरी NCERT नहीं उठा लूँगा 6 to 12 एक साथ करने के लिए, नहीं, मैं 11th वाली ही करूँगा पहले, वो कर लूँगा। तो क्या होगा कि
अभी क्या होता है, कई बच्चों के अंदर एक हैबिट होती है, और ये मैं भी करता था कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना तो उसे पूरा खत्म कर लेते हैं, मानते हैं खत्म कर लेना चाहिए, कायदे से तरीका तो वही है, लेकिन इस टाइम पे अगर आपने नहीं पढ़ रखा, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या, तो क्या करना चाहिए। तो मैं, आप एक चीज़ सोच के देखिए, मैंने इसका टॉपिक लिस्ट बना ली 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 टॉपिक डिसाइड किया कि ये तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बाकी टॉपिक पेरिफेरल टॉपिक्स हैं, यहाँ से कभी कभार जिंदगी में सवाल पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो पूछता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग कंप्लीट पॉलिटी, मैं ये 7-8 टॉपिक पढ़ लूँगा। इसी तरीके से इकोनॉमी में मैंने डिसाइड किया 2-3 टॉपिक हैं, तो मैं इन 2-3 टॉपिक्स को पहले कर लूँगा। इसी तरीके से एनवायरनमेंट में डिसाइड कर लिया 5-6 टॉपिक्स हैं, तो मैं इसको पहले कर लूँगा। साइंस एंड टेक में 4-5 टॉपिक हैं, इसको मैं पहले कर लूँगा। उसके बाद ही मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को, लाइक इसके जो पेरिफेरल टॉपिक्स है उसको करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज सपोज आपने सिर्फ पॉलिटी एंड इकोनॉमी किया है, पूरा किया है, लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस आप ये डिसाइड कीजिए कि इसके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए, वो पहले कर लो। जैसे इंडिया ईयर बुक, इससे सवाल आते हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, हमने ऑलरेडी एक मैराथन वीडियो दे रखा है। एक बार इंडिया ईयर बुक का वो वीडियो ही देख डालो, एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप कई सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो जहाँ से ज़्यादा सवाल आने के चांसेस, मैं भी यही करता था, मैं उसको पहले कर लेता था और फिर पेरिफेरल टॉपिक्स करता था, ठीक है। उसके बाद आपको इस टाइम पे यू हैव टू गो फॉर द स्मार्ट एंड एक्टिव लर्निंग, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस रखने के लिए ना पहली चीज़ एक्टिव रिकॉलिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं किया कि बस टेस्ट उठा लिया और पैसिव वे में पढ़ते चले जा रहे हो। आप उठाइए टॉपिक्स, सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन आंसर करते वक्त दिमाग पे जोर भी डालिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको आंसर देखने का ऑप्शन नहीं होगा। आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उस क्वेश्चन पेपर को आप करिए, देखिए कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। जो नहीं आता उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्या मेरी अवेलेबल नॉलेज के बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहे हैं देन वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको कंफ्यूजन है तो उसको नोट कर लीजिए, लास्ट डे को उसको एक साथ सब रिवाइज कर लेना। तो ये चीज़ कर लीजिए। दूसरी चीज़, अपनी मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना एंड इफ पॉसिबल मेक द लिस्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरीके की गलती हम यहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे भी वही गलती करेंगे, और जो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सही है वहाँ पे भी सही होगा। और मेरे पास एक पूरी बुक होती थी, छोटी सी पतली सी, जिसमें मैं अपनी मिस्टेक्स की लिस्ट बनाता था कि इसमें मुझे दिक्कत होती है, एंड आई ऑलवेज इंश्योर टू रिवाइज दैट मिस्टेक्स ओनली। मेरे को जो आता था मैं वो रिवाइज नहीं करता था, जो नहीं आता था वो रिवाइज करता था, क्योंकि जो आता है तो मैं कर लूँगा ना, जो नहीं आता उसको मुझे रिवाइज करना है। तीसरी चीज़, यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग, रिवीजन नहीं छोड़ना है। आधा टाइम अपना रिवीजन के लिए दीजिए। 90 इस टाइम पे 80% टाइम आपका रिवीजन पे जाना चाहिए। 20% अगर कुछ नया कर रहे हो तो करो, 80% इट गोज फॉर द स्पेस रिवीजन। एक आज रिवीजन कर लिया तो एक लास्ट डे को कर लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, दैट यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू डू दी MCQs। 20 से 25 सवाल तो कर सकते हो ना। चलो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट नहीं दे सकते, टाइम नहीं है, तो 20 सवाल तो कर सकते हो ना भैया, 20 सवाल कर लो। मैं भी करता था। इससे क्या होता है, आपका एक प्रैक्टिस बना रहता है, एक टच बना रहता है। अब एकदम सडनली आपने क्वेश्चन करते नहीं हो, उस डेट को ही एकदम क्वेश्चन करोगे तो आपका हैबिट तो है नहीं, तो हड़बड़ी में गलतियां होंगी। उससे अच्छा है कि आप अभी भी अगर 20 से 25 सवाल, ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 सवाल कितना टाइम लगेगा सोच के देखिए, 15-20 मिनट, 40 मिनट में रिव्यू कर लेना। तो 1 घंटा अपना रिजर्व कर लीजिएगा क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए। ये वही चीज़ें हैं जो मैं करता था, वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये वही चीज़ें जिसने मुझे कामयाबी दी, ये वही चीज़ें जो आपको कामयाबी दे सकती है। एक चीज़ और, इस टाइम पे आपको एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट द चैलेंज ऑन योर माइंडसेट, कि आप कैसा कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये तय है कि आप फेल हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे, क्योंकि इट इज ऑल द गेम ऑफ द माइंडसेट। अभी कोई बच्चा एंजाइटी में, उसका किताब उठाने का हिम्मत नहीं हो रहा, तो आपको लगता है वो सक्सेसफुल होगा, आप उसमें से मत बनो यार। टेक द चैलेंज, इट्स अ चैलेंज, इसको टेक इट एज द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। कुछ होगा चाहे नहीं होगा, तजुर्बा तो होगा कि आपने कुछ सीखा। टेक इट एज अ चैलेंज, इस चैलेंज की तरह लीजिए और इस एग्जाम को दे डालिए। अपनी प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए रेदर देन दी आउटकम्स। ज़्यादातर बच्चे इस टाइम पे एक ही चीज़ डिस्कस करते रहते हैं कि हमें क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गीता में भी लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
वो तो हमारे शुरुआत से ही चलता आ रहा है कि भैया कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो आप भी तो कर्म कीजिए ना, क्योंकि फल तो आपके कंट्रोल में वैसे भी नहीं है, प्रोसेस आपके कंट्रोल में है। लेकिन एक चीज़ तय है, जो प्रोसेस सही रखेगा फल भी उसी को मिलेगा। आपका प्रोसेस सही कर लीजिए, आपका फोकस टोटल गोल पे है, अच्छी बात है, लेकिन गोल के लिए एफर्ट्स वो कौन करेगा? आपका एफर्ट्स में ही दिक्कत है तो गोल कहाँ से पाओगे? तो डोंट डू दैट, ये मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैं नहीं करता था, आप भी मत करना। एक चीज़ और, अगर कोई आपको बता रहा है कि कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, लाइक जो आपके सज्जन लोग हैं, जो आपके रियल क्रिटिक हैं, उनकी बातें नोट करना, कुछ चीज़ें अगर आप उसमें सीख सकते हैं, देन अप्लाई दैट। उसको हमेशा इस तरह से मत लेना कि अगर कोई आपसे अगर लाइक इट्स अ टॉलरेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस, कि अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है तो आपको उसको सीखना है, उससे उसमें से इम्प्रूवमेंट करना है। एक दुआ है ना, निंदक न्यारे राखिए, तो वो पास रखिए, बट एट द सेम टाइम उससे अपने आपको डीमोटिवेट नहीं करना है। मेरे भी दोस्त थे, बोलते थे भाई तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू किसी काम का नहीं है। था, आई हैव फेस्ड इट, आपके साथ होता होगा, बहुत लोग बोलते होंगे आपको। कभी कभी तो मम्मी पापा बोल देते हैं अरे यार ये तो किसी काम का नहीं, कुछ करता नहीं है, नालायक है। कोई बात नहीं यार, उनका काम है, वो भी आपका अच्छा ही चाहते हैं इन द एंड वैसे तो वो कभी कभी क्या होता है, वो निगेटिव मोटिवेशन आपको देने की कोशिश करते हैं, और हमको क्या लगता है यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। तो डोंट टेक इट अदरवाइज। एंड अगर कुछ चीज़ें आपने अचीव की हैं, देन सेलिब्रेट इट। दिन भर पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, शाम को आधे घंटे निकल के चाय की टपरी पे भी चले गए ना, चाय पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब आप 14 घंटे चाय की टपरी पे हैं और 3 घंटे ही पढ़ाई कर रहे हैं, वो नहीं करना है। चलेगा बाहर को आपको जाने का डेली बेसिस पे आपकी हैबिट है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाइए, अपने टारगेट्स पूरा कीजिए। जब जब आप अपने टारगेट्स पूरा कीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। वो रिवॉर्ड 15-20 मिनट खुद के साथ बातें करने में भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड बाहर आपको कोई चाय पसंद है तो उस पर भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये 15-20 दिन ना खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स ऑल इन द एंड आपकी हैप्पीनेस वाला गेम है ये। आप जितना खुश होंगे ना, एग्जाम भी आपका उतना ही रिजल्ट आपका खुश होकर आएगा। और इस टाइम पे इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन योर स्ट्रेस एंड यू रिमेन हेल्दी। उस चीज़ के लिए 3 चीज़ें अगर आपने कर ली ना, बिलीव मी, आपकी जो सिचुएशन है आपके काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहेंगी। पहली चीज़, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, ये इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू हैव मेंटल वेलनेस। और मेंटल वेलनेस का सबसे सीधा सा एक तरीका है, आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। वो शाहरुख खान की एक मूवी थी जिसमें उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि इतनी शिद्दत से तुझे चाहने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो वो मेंटली ही तो कुछ चाहते थे ना, फिजिकली क्या ही कर लेते, उछल कूद कर लेते, नहीं कर पाते। तो आपको भी अपने गोल को शिद्दत से पाना है और उसके लिए पॉजिटिव फील करना है। दूसरी बात, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने के लिए एक क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे न्यूरॉन्स में उथल पुथल हुई रहती है, 10-15 मिनट मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कीजिए। दूसरी चीज़, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, डोंट फोकस अपॉन दैट। अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर बिल्कुल फोकस मत कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोंट फोकस अपॉन योर नेगेटिव थॉट्स। अगर नेगेटिव ख्याल आते हैं, उसी टाइम पे कोई मोटिवेशनल गाना लगा लीजिए, आपके नेगेटिव थॉट्स अपने आप चले जाएंगे। या फिर कोई मोटिवेशनल थिंकर जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी, या फिर कोई और थिंकर जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। आजकल मैं एसकेटी वाला एक वीडियो देखता हूँ, वो उनका भी अच्छा है, तो आपको जो इनका भी अच्छा लगता है देख सकते हो, ठीक है। और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इनसे क्या होगा कि आपका ब्रेन अच्छा फंक्शन करेगा। अब दूसरी चीज़ आती है, अ हेल्दी माइंड लाइज इन द हेल्दी बॉडी। तो आपको अपनी बॉडी को भी फिट रखना है, तो 7 से 8 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 8 घंटे सोइए, फिर 1-1.5 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज कीजिए, बाकी टाइम पढ़ाई कीजिए। 20 मिनट आपको जुम्बा करना है, वॉक की जगह आप जुम्बा प्रेफर कीजिए, आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगी। टहलना अच्छा है, कुछ नहीं करने से टहलना बेटर है, लेकिन जुम्बा उससे फार बेटर है। आई हैव पर्सनली ट्राइड, तो मुझे टहलने वाली जो एक्सरसाइज है ना, बहुत लेजी वाली एक्सरसाइज लगती है, जिनका कुछ चलने करने का मन नहीं करता ना, हाथ पैर हिलाने का मन नहीं करता, वो लोग टहलते हैं। आप तो यंग लोग हो ना, जुम्बा कर लो। जुम्बा करोगे, आपकी बॉडी से पसीना आएगा, आपको खुद अपने आप डिफरेंस फील हो जाएगा। एक दिन टहल के देखना, एक दिन जुम्बा करके देखना, आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। एंड
बिलीव मी, मैंने मेरी जो इतनी भी रनिंग बैचेज है, जब भी कोई बच्चा बोलता है ना सर पढ़ने में मन नहीं लगा, मैं जैसे उसे बोलता हूँ जुम्बा कर लो 15-20 मिनट सुबह और शाम, उसकी पढ़ाई अपने आप से ही हो जाती है। क्योंकि जब आपकी एनर्जी बॉडी में रहती है तो ऑटोमेटिकली आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन अच्छा फंक्शनल होगा, और चूंकि ब्रेन अच्छा फंक्शनल होगा आप अचीव करेंगे, आप खुश रहेंगे। तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तीसरी चीज़, कुछ अच्छे फूड जैसे बादाम होगा खाया करो, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी चीज़ें खाइए और खाना इस टाइम पे लाइट खाइए। अब ये नहीं रात को एकदम बस चिकन यहाँ तक गले तक उंगली डाल कर डाल रहे हैं कि भैया किसी तरह से चिकन यहाँ तक पहुँच जाए, वो वाला मत खाइए। डोंट ईट द हैवी फूड, क्योंकि अगर आप रात को हैवी फूड खा के सोएंगे ना तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी बॉडी लाइट नहीं होगी। बॉडी को लाइट रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको लाइट फूड खाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। फिजिकल हेल्थ आपके मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। दूसरी चीज़, हैव द सोशल सपोर्ट। आई नो इट इज़ द टाइम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बात कीजिए लेकिन दिन भर बात मत करने लगना। अब ये मत करना कि अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करो। आपके कोई मेंटर हैं, किसी को जानते हैं, इफ़ यू नो द राइट पर्सन, टॉक टू देम, दे विल गाइड यू। ये नॉर्मल है, होता है। पेरेंट्स से बात कीजिए, पेरेंट्स कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। या फिर कोई एक अच्छा स्टडी ग्रुप है आपका तो वहाँ पे आप देख सकते हो। अदरवाइज कुछ लोग योल पुमटा एंड ऑल बाकी चीज़ों में को भी देखते हैं, तो आप कर सकते हो कुछ भी लाइक। तो इन चीज़ों को अगर आप सही बैलेंस्ड वे में रखते हो, लाइक मेरा एक कोर ग्रुप था, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, लेकिन ग्रुप का मतलब वो 3 लोगों का था हमारा ग्रुप। ये चीज़ को समझिएगा, कुछ लोगों का कोर ग्रुप होता है 50 लोगों का, उस ग्रुप से दूर रहना, वो आपको हेल्प नहीं करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। वो 2-3-4 लोगों का जो सीरियस लोग होंगे, जो पढ़ना चाहते होंगे, वो आपको हमेशा फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक चीज़ ये कर लेना, गिव लाइक फुल वीकली मॉक टेस्ट आप दे लीजिए। 5 से 7 टेस्ट तो आप नहीं दे पाओगे, 2 से 3 या 4 दे देना, ठीक है। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपना संडे रिजर्व कर लीजिए, जीएस मॉर्निंग में दे दो और शाम को सीसेट दे दो। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में, और बाकी दिन आप 20-25 क्वेश्चंस कर ही रहे हो और 20-25 क्वेश्चंस आप सीसेट के कर लेना। तो इससे क्या होगा कि आप एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगे, ठीक है। और सारी मिस्टेक्स को कोशिश कीजिए कि आप 2 घंटे के अंदर रिव्यू कर लें। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, क्योंकि टेस्ट पे कोचिंग के सॉल्यूशंस इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमें पूरा दिन लगाते हैं, वो नहीं करना। आपको स्पीड में आप रिव्यू करना पड़ेगा। तो उसका सिंपल सा तरीका है, जो मुझे आता है उसका मुझे रिव्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं आता केवल मैं उसे देखूंगा, तो मैं इसे जल्दी रिव्यू कर लूँगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने लाइक शॉर्ट नोट्स वगैरह टेस्ट सीरीज के कुछ दे रखे हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, उससे भी हेल्प मिलेगी। मैंने आप लोगों से शेयर कर रखा था, ठीक है। देन दी OMR प्रैक्टिस, परफेक्ट योर मार्किंग टेक्निक, ठीक है। आपका एग्जाम ऑफलाइन है, आप ऑनलाइन पेपर दिए पड़े हो, OMR तो मार्क कर नहीं रहे, एग्जामिनेशन वाले दिन आप OMR में गलती करके आ सकते हो। देर आर मैक्सिमम चांसेस। बहुत सारे बच्चे तो रोल नंबर में गलती कर देते हैं। मैंने हमेशा मेरा जो खुद की तैयारी करने का तरीका रहा है वो यही रहा है कि जिस तरीके का पेपर है मैं पेपर वैसे ही दूंगा। अगर ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे होता है तो मैं कंप्यूटर पे पेपर दूंगा। अगर ऑफलाइन है, OMR भरना है, तो मैं OMR भर के ही पेपर दूंगा, बिकॉज दिस इज प्रिपेयरिंग मी टू गिव द एग्जामिनेशन इन द सेम एग्जामिनेशन कंडीशन इन विच इट वॉज सपोज टू बी गिवन। देन एक और चीज़, फाइनल वीक में आपको बस याद रखना है कि आपको केवल वही रिवाइज करना है जो आप जानते हैं। डोंट पिक अप द न्यू टॉपिक्स। सो जो करना है अभी कर लो। आज से लगभग 20 दिन 15-10 दिन बाद आपके पास वो टाइम नहीं बचेगा। फाइनल वीक में जो आपने पढ़ रखा है वही रिवाइज करना। मैं भी यही करता था, आपको भी कायदे से यही करना चाहिए। दूसरी चीज़, जब लास्ट डे एग्ज़ाम होगा जस्ट लाइट रिवीजन कीजिएगा, प्रॉपर मील लीजिएगा, टाइम से सो जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स होगा देख लेना। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन वाला दिन आ गया और मुझे मेरा डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो 1-2 दिन पहले ये सब प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अपनी पेन कॉपी वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए, ब्लैक पेन एंड घड़ी। मैं पर्सनली मतलब देखिए कई सारे सेंटर्स ऐसे होते हैं ना, यहाँ पे घड़ी भी ठीक से नहीं होती, तो घंटी का वेट करते हैं, वो मत करो। एनालॉग वॉच लो, एनालॉग वॉच से पेपर देने की हैबिट डालो, वो ले जाना एग्जाम में अलाउड है। दूसरी चीज़, ट्रांसपेरेंट पैड, क्योंकि कुछ उनकी डेस्क होती है जहाँ पे छेद होते हैं। आपका OMR में छेद हुआ तो ख़त्म, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके लिए आप अपनी चीज़ें पहले से तैयार कर लें, आपको उस दिन नहीं मिलेंगी। टाइम से पहुंच जाइए, अगर 9:30 बजे पेपर है तो 8:30 तक लास्ट पहुंच जाइए, ठीक है। एंड अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखना लास्ट डे, इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड फाइनली एक चीज़ मेरी हमेशा ध्यान रखना, योर जर्नी इज़ बिगर देन UPSC
and you should always be proud rather than worried about the outcome that you are going to bring. कई सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी से बढ़कर यूपीएससी को मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. इवन इन द यूपीएससी, एक बात बताना, दिल से अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, जो ये बच्चे यूपीएससी से क्वालिफाई होके जाते हैं, सोच के देखना, इन लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, इन्होंने कौन सा यूपीएससी निकाल रखा होता है, इक्का दुक्का को छोड़ के. अगर इन्होंने ये सोचा होता कि मैंने यूपीएससी नहीं किया तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में, तो ये लोग शायद कुछ बड़ा नहीं कर पाते. तो एक चीज़ तो याद रखना कि यूपीएससी जस्ट एन एग्जामिनेशन. मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज इनसिग्निफिकेंट एग्जामिनेशन, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर एफर्ट्स. आप मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ पे हमेशा गर्व करें. बस शर्त इतनी है कि अगर आप पलट के देखें आईने की तरफ, और आईने की तरफ देख रहे हैं अपने एफर्ट्स को, और अपने एफर्ट्स को जब भी आप रिकॉल कर रहे हैं तो आपके मुंह से खुद के लिए निकल जाना चाहिए आई लव यू. ये जिस दिन आपके अंदर आ गया, आप समझ लीजिए कि आपने तैयारी अच्छी की है. और आप अगर खुद को ही झांक रहे हैं और खुद की तरफ देख रहे हैं, अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने तो ठीक से पढ़ाई नहीं की है, और आपको खुद की एफर्ट्स के ऊपर ही डाउट है, तो थोड़ी सी समस्या है. आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं. तो अपने साथ बेईमानी नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत पे विश्वास कीजिए और यूपीएससी देने चले जाइए. वो एक आध 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीमार पड़ गए, नहीं पढ़ पाए, इन सब चीज़ों के चलते अपने आप को कभी पनिश मत करना. वो आपके हाथ में नहीं था. लेकिन जो टाइम आपके हाथ में था, क्या आपने उस टाइम पे पढ़ाई की? खुद से ये सवाल पूछ लेना. और उसके बाद जो भी जवाब आए, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, तब भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपकी जर्नी यूपीएससी से बड़ी है. क्योंकि जो आप फेस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आप जानते हैं कि आप क्या फेस कर रहे हैं, कोई और नहीं समझ सकता. आप कितने कष्टों से गुजरे होंगे, कितने एफर्ट्स, कितनी फ्रस्ट्रेशन, कितनी चीज़ों को आपने छोड़ा होगा, कितने रिलेशनशिप्स के केस में आपका मन करता होगा रिलेशनशिप के स्टेटस में जाने का, लेकिन आप उससे अलग रहे होंगे. बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपने किए होंगे, बहुत सारी खुशियां आपने सेक्रीफाइसेस की होंगी, बहुत सारा करियर जो आपका बन सकता था शायद प्राइवेट सेक्टर में, आपने वो हिम्मत जुटाई और आपने इस एग्जाम के लिए तैयारी करने की सोची. बी प्राउड ऑफ योर अटेम्प्ट्स. जब दूसरा बच्चा मस्ती कर रहा था, बाहर जाके स्टॉकिंग कर रहा था, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे. बी प्राउड ऑफ दैट. जब दूसरा बच्चा सो रहा था, उसका कुछ करने का मन नहीं था, वो मूवी जा रहा था, आप अपनी किताब में ये ढूंढ रहे थे कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. बी प्राउड ऑफ दैट. जब दूसरा बच्चा कहीं जाके कुतुब मीनार घूम रहा था, जब दूसरा बच्चा कहीं जाके कुछ और कर रहा था, ऋषिकेश जाके पार्टी मना रहा था, दारू पी रहा था, आप उस टाइम भी पढ़ रहे थे. बी प्राउड ऑफ दैट, एंड फॉर दिस आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू. तो आपकी कामयाबी आपको इस एग्जाम से मिले ना मिले, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि आपकी मेहनत के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू. बस लास्ट के 20 दिन हैं, अपने ऊपर विश्वास करके ऐसी मेहनत कर जाइए कि आप खुद से बोल सकें कि यस आई लव माई एफर्ट्स. इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना कि क्या आप ऐसी मेहनत करेंगे कि आप खुद से आखिरी में बोल पाएंगे यस आई एम प्राउड ऑफ माई एफर्ट्स. कमेंट सेक्शन में लिख देना आई एम गोइंग टू बी प्राउड ऑफ माई एफर्ट्स, ताकि मुझे भी पता चल सके. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं कुछ और चीज़ आपसे के साथ डिस्कस करूँगा.